बकवास कर रहे हो तुम। ऐसा ही है। जो वर्षों पहले इस हवेली के अंदर आदमी मरा था वो एक बड़ा ही भयंकर तांत्रिक था और मैंने उसे धोखे से मार डाला था। अब वो इसी बात का बदला मुझसे लेना चाहता है, पर मैं तुम्हें वहां भेजकर उसे फिर से खत्म करवा दूंगा। पर मैं उसे कैसे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि तुम बोल रहे हो वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। मैं तो उसके पास भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि यह तांत्रिक अभी अपनी ऊर्जा के साथ जीवित हुआ है। इसका शरीर जीवित नहीं है। इसका शरीर जहां कहीं भी रखा होगा तुम्हें उसे आग के हवाले करना होगा। ऐसा करते इस तांत्रिक की सारी ऊर्जा फिर से खत्म हो जाएगी। कुछ सोचता हुआ रोहन, क्या तुम्हें लगता है यह तांत्रिक मुझे अपनी लाश तक पहुंचने देगा? ठीक कहते हो तुम। यह तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देगा, पर तुम्हें वहां जाकर खुद एक प्लान बनाना होगा इस तांत्रिक के शरीर को नष्ट करने का। और उसका थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें देता हूं। कैसा आइडिया? तांत्रिक विशंभर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे कुछ बताता चला जाता है जिसे रोहन बड़े ध्यान से सुन रहा था। रोहन सब बातों को अच्छी तरह से समझकर, यह काम तुम अपनी शक्तियों से क्यों नहीं करवा लेते? मुझ जैसे साधारण इंसान से तुम यह काम क्यों करवा रहे हो? उस हवेली के अंदर सिर्फ साधारण इंसान ही जा सकते हैं, मेरी ऊर्जा नहीं जा सकती। अपनी ऊर्जा को मैंने इस हवेली के अंदर भेजकर देख लिया है। जैसे ही वो इस हवेली के अंदर गई वो जलकर नष्ट हो गई। उसके बाद सुनकर रोहन घबरा जाता है। कहीं मैं भी नष्ट हो गया तो? मैं भी तो तुम्हारी ऊर्जा से ही बना हूं। नहीं, तुम मेरी ऊर्जा से नहीं बल्कि पंचभूतों की ऊर्जा से बने हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी ही आत्मा है और इस शरीर को अब तुम ही अपने वश में करके चला रहे हो। तुम्हारे शरीर पर मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। यह तुम्हारा बिल्कुल पुनर्जन्म है। तुम एक आम इंसान हो, इसलिए तुम वहां आसानी से प्रवेश कर जाओगे। इस बात का मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। तुमने काम तो बहुत मुश्किल बताया है, पर अपने परिवार से मिलने के लिए मैं इसे अवश्य करूंगा और जल्दी से जल्दी इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। पर एक बात याद रखना, अगर मैं फिर से ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि मेरा मरना लाजमी हो तो मैं वहां से भाग जाऊंगा तुम्हारा काम किए बिना ही। ठीक है, अगर हालात इतने बिगड़ जाएं कि तुम्हें अपनी जान का खतरा लगे तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग सकते हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुम इससे पहले भागे तो तुम्हारा शरीर मैं फिर से नष्ट कर दूंगा, चाहे मुझे अपनी सारी ऊर्जा ही क्यों न लगानी पड़े। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तब तक नहीं भागूंगा जब तक कि मौत मेरे सर पर नहीं आ जाती। अच्छा, एक बात और, मैं वहां जो भी काम करूंगा वो तुम्हें पता कैसे लगेगा? इस बात की फिक्र तुम मत करो। तुम जो भी शब्द वायुमंडल में बोलोगे वो शब्द हवा में तैरते हुए मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं उन शब्दों को पढ़ लूंगा। तो फिर ठीक है, मैं इस हवेली की तरफ बढ़ रहा हूं। रुको। तांत्रिक विशंभर आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और अगले पल उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो जाती है। यह तलवार किस लिए? ये मेरे किस काम आएगी? इस रास्ते में कई खतरनाक जीव तुम्हें मिल सकते हैं। यह तलवार तुम्हारी उन जीवों से रक्षा करेगी। और हां, एक बात याद रखना, हवेली में प्रवेश करने से पहले इस तलवार को फेंक देना, वरना उस हवेली की तिलिस्मी शक्ति इस तलवार को नष्ट कर देगी और तुम्हें भी जख्मी कर सकती है। ठीक है तांत्रिक। और फिर रोहन वो तलवार लेकर तेजी से उस काले क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर तांत्रिक विशंभर बड़ी जोर से ठहाका लगाता है। बेवकूफ इंसान, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गया और मुझ पर भरोसा कर लिया। तुझे क्या लगता है मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुझे जाने दूंगा अंदर? जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं फिर से तेरी बलि चढ़ाकर अपनी ऊर्जा अपने शरीर में समाहित कर लूंगा। इस वक्त तांत्रिक विशंभर ने अपनी काली शक्तियों से पंचभूतों को विवश कर दिया था, मरे हुए इंसान को फिर से जीवित करने के लिए। और उससे जो इंसान प्रकट हुआ था उसका नाम था रोहन, जो एक साधारण इंसान था। और उसे इस वक्त विशंभर ने भेजा था हवेली की तरफ, ताकि वहां रह रही तांत्रिक की आत्मा के जिस्म को जलाकर भस्म कर सके।
रोहन तेज कदमों के साथ पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी चाल बहुत तेज थी। मन ही मन में वो कहता है, मैं क्या करने जा रहा हूं? क्या मुझे तांत्रिक की बात माननी चाहिए? अच्छा तो यही है कि मैं अपने शहर की तरफ भाग जाऊं। पर यह सब क्या है? यहां की तो पूरी दुनिया ही बदली से लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं किसी जंगल में आ गया हूं। पर ये कौन सी जगह का जंगल है? मुझे तो यह भी नहीं पता। जाने कहां इस तांत्रिक ने मुझे ले जाकर जीवित किया है। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोई इंसान नजर आ जाता तो उसी से पूछ लेता कि यह क्षेत्र कौन सा है। अपनी ही उधेड़बुन में रोहन तेजी से चलता जा रहा था कि तभी उसे दो लड़के दूर झाड़ियों के पीछे से एक तरफ जाते नजर आते हैं। उन दोनों लड़कों की नजर रोहन के ऊपर नहीं पड़ी थी। रोहन ने उन्हें देख लिया था और वो ऊंची आवाज में, हेलो हेलो, सुनो मेरी बात, सुनो, और भागता हुआ उस तरफ चल देता है। वो दोनों लड़के शंकर और सूरजभान ही थे। इस वक्त हैरान और परेशान थे। एक आदमी को अंग्रेजी में हेलो करता सुनकर वो आश्चर्य से अपनी तरफ भाग कर आते आदमी को देखने लगते। सूरज, अरे भाई ये कौन है? तो हमारे समय का कोई इंसान लग रहा है। लगता है यहां भटक रहा होगा और हमें देखकर पुकार रहा है। चलो इसकी मदद कर देते हैं। शंकर, चल भाई तेरी बात ठीक है, मदद कर देते हैं। पता नहीं कब से भटक रहा है। रोहन भागते हुए उन दोनों के पास पहुंचता है। अब कौन है, कहां से आ रहे हैं और यह जगह कौन सी है? उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी प्रसन्नता के भाव थे। शंकर, भाई आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम रोहन है। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहां हूं, बस ऐसे ही भटक रहा हूं यहां। क्या आप लोग यहीं रहते हैं? कौन सी जगह है ये? भाई ये जगह तो हमारी थी, पर अब पता नहीं हम कौन सी जगह में आ गए। क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात का मतलब। क्या आपको भी नहीं पता ये कौन सी जगह है? सूरज, भाई हम जिस जगह पर रहते थे उसका नाम कुंदनपुर ग्राम है, पर अब यहां हमारा गांव है ही नहीं। नहीं कहां गायब हो गया है। क्या आपको इस बारे में नहीं पता कि पहले यहां क्या था और अब यहां क्या हो गया है? अब कहां से आए हैं? और हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखता है। अरे कहीं तुम हमारी गांव की सीमा के बाहर से तो नहीं आए हो? मुझे बताओ भाई, क्या हमारे गांव से बाहर अभी भी दुनिया ठीक है? हम भी यहां से निकलकर उस दुनिया में जाना चाहते हैं। हमारे गांव के बहुत से लोग यहां फंसे हुए हैं, हम उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। जल्दी बताओ भाई, तुम किस तरफ से, किस इलाके से आए हो? तुम इस तरफ से आ रहे हो? क्या इधर की दुनिया अभी भी पहले जैसी है? आप दोनों क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुम आए कहां से हो, मुझे ये बताओ, बस फिर हम उस दिशा की तरफ जाकर इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे और यहां मुसीबत में फंसे गांव वालों को भी अपने साथ ले जाएंगे। रोहन अपना सर पकड़ते हुए, मैं आप दोनों को क्या बताऊं, मैं खुद बहुत बड़ी समस्या में हूं। उसकी ये बात सुनकर शंकर और सूरज 4 कदम पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई शैतान है और अपना भाला उसकी तरफ कर देते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम भी कोई शैतान हो जो हमें मारने आए हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैं कोई शैतान वगैरह नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं और मुझे पश्चिम की तरफ जो हवेली है वहां जाना है ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। चुपचाप खड़े रहो, बहुत देर से तुम्हें भाई भाई कह रहे हैं और तुम हो कि हमें बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम कहां से आए हो और तुम्हें यह पता है कि हवेली कहां है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कहीं तुम्हें उस तांत्रिक विशंभर ने ही तो नहीं भेजा? मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है। रोहन उन दोनों के मुंह से तांत्रिक विशंभर का नाम सुनकर एक पल को तो झटका सा खाता है और दूसरे ही पल अपने आप को संभाल लेता है। शंकर भाले को उसकी तरफ करते हुए, कौन है तू? सच सच बता, कहां से आया है? जल्दी बोल, वरना इस भाले ने तो बड़े बड़े शैतानों को मारा है, मुझे तो ये एक पल में खत्म कर देगा। देखो तुम इस भाले को पीछे करो, गलती से बेवजह चोट लग जाएगी। तेरे उस तांत्रिक विशंभर को हम बहुत जल्द यहां से भगाने वाले हैं। सच बोल, मुझे उसी ने भेजा है ना? रोहन अब घबराते हुए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे समझाए कि उसे बेशक विशंभर ने भेजा है, पर वो विशंभर का दुश्मन है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये दोनों विशंभर के दुश्मन ही हैं। देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उस तांत्रिक विशंभर का दुश्मन ही हूं। उस कमीने तांत्रिक ने मेरी बलि चढ़ा दी थी और आज मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। पर अभी रोहन कुछ और बोलता, उसके दिमाग में एक मानसिक ऊर्जा टकराई जो उसे जाने क्या संकेत दे रही थी। रोहन अगले ही पल चुप हो जाता है और मन ही मन में, ये क्या गलती कर रहा था?
इनसे जो भी बात कर रहा था तांत्रिक विशंभर तक पहुंच रही थी। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तांत्रिक विशंभर की मानसिक ऊर्जा। क्या कर रहे हो रोहन? तुम यहां डर के मारे अपनी सच्चाई बता रहे हो। सीधा यहां से भाग जाओ। जाओ, इन दोनों लड़कों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जाकर अपना काम करो। और यही शब्द उसके मस्तिष्क से आ टकराए थे। सूरजभान, चुप क्यों हो गया? जल्दी से बोल। अरे ये बलि का क्या चक्कर है? अगर तेरी बलि चढ़ा दी थी तो फिर तू जिंदा कैसे हो गया? तुमसे झूठ बोलता है? क्या कोई मरा हुआ आदमी फिर से जीवित हो सकता है? सच सच बता, कौन है तू? रोहन अब एक नई समस्या में फंस गया था। अगर वो कुछ भी बोलकर इन्हें बताता तो वे शब्द तांत्रिक विशंभर तक पहुंच जाते, इसलिए अब रोहन को चुप होना पड़ा। लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। शंकर, मार डाल इसके भाला, तभी बताएगा ये साला। जल्दी बोल वरना मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों ही अब जोश में आ गए थे और उन्हें समझ में आने लगा था कि यह भी तांत्रिक विशंभर का कोई खेल है। रोहन बेहद असमंजस में फंस चुका था। एक लंबी सांस लेकर वो कहता है, देखो मैं विशंभर का साथी नहीं हूं, तुम दोनों पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर यही तो हम बोल रहे हैं, जल्दी से हमें समझा कि तू है कौन और कैसे जंगल में आया। रोहन ऊंची आवाज में, मैं भाग रहा हूं, समझे? और फिर वहीं खड़े खड़े भागने की एक्टिंग शुरू कर देता है। शंकर और सूरजभान उसकी इस हरकत पर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या भाले को देखकर? रोहन अपने मुंह के आगे उंगली रख देता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर इशारे से समझाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें सारी बात बताएगा और थोड़ी सी शांति रखो। शंकर सूरजभान उसकी ये हरकतें देखकर शांत हो गए और पीछे होकर सतर्क खड़े हो गए थे। रोहन अब रुक गया था और फिर उसने बराबर से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जमीन पर कुछ लिखने लगता है। क्या कर रहा है? इसकी तो हरकत ही समझ में नहीं आ रही। शायद हमें लिखकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने जमीन पर लिख दिया था कि तांत्रिक विशंभर उसके द्वारा बोले गए हर शब्द को सुन रहा है, इसलिए वो बोलकर कुछ नहीं बता सकता। शंकर और सूरजभान आगे बढ़कर उन शब्दों को पढ़ लेते हैं। अच्छा तो ये बात है, फिर तो तुमसे कुछ भी पूछना बेहद मुश्किल काम है। और तुम ये बता दो कि तुम क्या विशंभर के लिए ही काम कर रहे हो? रोहन फिर जमीन पर लगता है। मेरी मजबूरी है, वरना वो मुझे मार देगा। शंकर और सूरजभान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शंकर, क्या करें? इसकी बात पर विश्वास करें और इसे अपने साथ ले लें, या फिर इसे अपना बंधक बना लें? सूरज, मुझे लगता है पहले हमें इससे सारी बात जान लेनी चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। तुम हवेली पर क्या करने जा रहे हो, हमें बताओ। रोहन जमीन पर लिखता है कि मैं हवेली में तांत्रिक की लाश का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। उसकी ये लाइन पढ़कर ये दोनों और भी चौंक जाते हैं। शंकर, ये तो मामला और भी अजीब होता जा रहा है। हम तांत्रिक को वहां शमशान घाट से भगाने जा रहे हैं और ये भाई बोल रहा है कि हवेली में ही तांत्रिक की लाश पड़ी है, उसे भस्म करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। सूरज, यार मुझे तो लगता है कि सरपंच साहब भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वही शमशान घाट के तांत्रिक को यहां से भगाने पर तुले, और अब जब ये भाई बोल रहा है कि उनकी हवेली में कोई मरा हुआ तांत्रिक है, तो इसका मतलब ये दोनों तांत्रिकों का आपसी द्वंद्व है और अब हमें इसका साथ देना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। तो फिर अब क्या करें? तांत्रिक विशंभर के अड्डे पर चलें या रहने दें? पहले हमें अब फिर से हवेली जाना होगा और हवेली के इस राज को समझना होगा कि आखिर ये तांत्रिक का चक्कर क्या है। और ये बात तो हमें एक सरपंच गोवर्धन चौधरी बता सकते हैं, क्योंकि हवेली उन्हीं की है। पर आज से पहले तो ये जिक्र कभी नहीं हुआ कि हवेली में कोई तांत्रिक रहता है। तो फिर हम सिर्फ इसकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और अपने सरपंच पर शक कैसे कर सकते हैं? कहीं ये रोहन झूठ बोल रहा हो तो? तुम्हारी ये बात भी ठीक ही है। हमें हर काम अब सोच समझ कर ही करना होगा और पहले इस सारे खेल को अच्छी तरह से समझना होगा, वरना कहीं इन तांत्रिकों के चक्कर में पूरा गांव तबाही के कगार पर ना पहुंच जाए। रोहन फिर से जमीन पर लिखता है। तांत्रिक विशंभर बिल्कुल भी अच्छा तांत्रिक नहीं है। वो दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है और मानवता के लिए खतरा है।
तो फिर कोई तरीका बताओ उसे यहां से भगाने का। रोहन जमीन पर लगता है। उसे भगाने का कोई तरीका नहीं है। वो अपना काम करने यहां आया है और हर हालत में अपना काम करेगा। हाँ, अगर तुम उसे मार सको तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। मरने के बाद हम उसकी लाश को 5 टुकड़ों में बांट कर जला सकते हैं, जिससे वो कभी जीवित नहीं हो पाएगा। इस वक्त रोहन की मुलाकात रास्ते में शंकर और सूरजभान से हो रही थी और वो उनसे अपना दर्द शेयर कर रहा था। रोहन जमीन पर लगता है। आप मेरी मदद कीजिए हवेली में उस तांत्रिक के कंकाल को ढूंढकर नष्ट करने में, ताकि मैं विशंभर के जाल से मुक्त हो सकूं और अपने परिवार के पास जा सकूं। उसकी आंखों में हलचल होती है, आंसू आ जाते हैं, अपने परिवार को याद करके उनसे मिलने की ख्वाहिश लेकर। ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। तुम ये सब अपने परिवार के पास जाने के लिए कर रहे हो, पर अगर तुम उस विशंभर का साथ ना दो तो ज्यादा अच्छा है। उसे बस धोखे में रखो कि तुम उसका काम कर रहे हो, पर तुम्हें उसका काम करना नहीं है। शंकर की बात सुनकर रोहन मुस्कुराता है और जमीन पर लगता है। अगर तुम दोनों मेरा साथ देते रहो तो मैं बिल्कुल भी तांत्रिक विशंभर का साथ नहीं दूंगा, बल्कि उस तांत्रिक विशंभर को नष्ट करने की कोशिश करूंगा। सूरज, शंकर, क्यों ना हम पहले हवेली में जाकर उस तांत्रिक के कंकाल को नष्ट करें जिसे ये रोहन नष्ट करने जा रहा है, और उसके बाद इस शमशान के तांत्रिक विशंभर को यहां से भगाएं। मुझे लगता है कि इन दोनों के कारण ही यह सारा समय बदला हुआ है। शंकर, तुम ठीक कह रहे हो। शायद यह सारा समय इनकी आपसी तांत्रिक लड़ाई के कारण ऐसा हुआ पड़ा है। चलो पहले हवेली में चल पड़ते हैं और हवेली के माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। फिर तीनों हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी वक्त तांत्रिक मानक सरदार भोलानाथ अपने आदिवासी योद्धाओं के साथ तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। तांत्रिक मानक चलते चलते अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके मस्तिष्क में एक अन्य रहस्यमयी तांत्रिक ऊर्जा का एहसास हो जाता है। तांत्रिक, रुक जाओ सभी, आगे खतरा हो सकता है। सरदार, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कैसा खतरा? मुझे किसी घातक ऊर्जा का एहसास हो रहा है, जैसे किसी ने यहां इस क्षेत्र में अपनी तांत्रिक ऊर्जा को छोड़ दिया हो। आदिवासी योद्धा, गुरुदेव, वो भवन अब बस कुछ ही दूरी पर रह गया है। शायद इसीलिए आपको उस शैतान की ऊर्जा महसूस हो रही है। अच्छा, तो ये बात है। और फिर वो अपने जाने कैसे अजीबोगरीब भाषा में मंत्रों का उच्चारण करता है और उनके साथ आए सभी लोगों के चारों तरफ एक पारदर्शी चक्र घूमने लगता है। सरदार, ये क्या है गुरुदेव? इससे क्या होगा? ये हमें बुरे प्रभाव से बचाने के काम में आएगा। चलो अब सभी। पर अभी ये सब आगे बढ़ते ही हैं कि दूसरी तरफ से 2 लड़के इन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। सरदार, इधर देखिए, ये वही 2 लड़के हैं जो उस रात हमारे कबीले में आए थे और काले शैतान को मारकर फिर रात को भाग गए थे। हां, मैं भी इन दोनों को पहचानता हूं, पर ये दोनों लड़के इधर कहां से आ रहे हैं? तांत्रिक, इन दोनों से तो मैं भी मिला हूं, पर मुझे ये दोनों बड़े ही अजीब लगे। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारे समय के हैं। लगता है कि किसी दूर की दुनिया से आए हैं। इनकी तरफ आने वाले दोनों लड़के शंकर और सूरजभान ही थे, जिनके हाथ में इस वक्त एक भाला भी था। इनके पास तो हमारी कुलदेवी माया का भाला भी है। हमें लगता है अब यह भाला हमें इनसे लेकर कुलदेवी के हाथ में रख देना चाहिए। पर इनका तो कहना है सरदार कि यह भाला कुलदेवी ने खुद ही इन्हें दिया है। ऐसे में हम इनसे भाला कैसे मांग सकते हैं? कुलदेवी स्वयं इनसे यह भाला मांग लेंगी। शंकर और सूरजभान उन सभी के पास पहुंचते हैं, फिर तांत्रिक मानक को पहचान कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तांत्रिक, आयुष्मान भव। कहां से आ रहे हो तुम दोनों? तुम तो अपने कस्बे की तरफ जा रहे थे, क्या अभी तक तुम्हें अपना कस्बा नहीं मिला? शंकर और सूरजभान दोनों उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं। हम दोनों तो आपको उस तरफ जाने से रोकने आए हैं। आप लोग इधर मत जाइए, उधर बहुत बड़ा संकट है, कहीं बेवजह आपके सैनिकों की जान न चली जाए। हमें कुलदेवी का यही आदेश हुआ है कि हम आपको रोक दें। चलिए आप सभी यहां से। सरदार, क्या कह रहे हो? तुम दोनों को हमारी कुलदेवी ने यह निर्देश दिया हमें रोकने का? जी हां सरदार भोलानाथ, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सरदार बनने की। सरदार भोलानाथ उनकी बात सुनकर थोड़े से आश्चर्य में थे, लेकिन फिर भी कुछ बोले नहीं। सरदार, तो फिर अब क्या करना है? अगर ये दोनों कुलदेवी का आदेश हमें सुना रहे हैं तो हमें वापस लौटना पड़ेगा। हम आगे नहीं जा सकते।
क्या आप सभी को इन दोनों की बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो बात ये बोल रहे हैं वो सत्य है? वाकई में कुलदेवी ने ही आदेश दिया है इन्हें?